राजधानी भोपाल में वन संरक्षण और जलवायु समर्थ आजीविका पर राष्ट्रीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमने टाइगर रिजर्व सेंचुरी बना दी, आबादियों को हटाया और यही संकट की जड़ है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी बदलते दौर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में वन पुनर्स्थापना, जलवायु परिवर्तन और समुदाय आधारित आजीविका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला हो रही है। वन विभाग की इस कार्यशाला का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव बोले, हमने टाइगर रिजर्व बना दिए, सेंचुरी बना दी, अपने अपने एरिया तय कर दिए, लेकिन जैसे ही ये एरिया तय हुए सबसे पहले कहा गया आबादियों को बाहर करो। यही इस पूरे संकट की जड़ है। सरकार के नाते अगर फॉरेस्ट की बात करें तो उसकी अपनी एक सीमा और भूमिका है, लेकिन जब हम उसे आजीविका से जोड़ने की बात करते हैं तो मामला थोड़ा उलझ जाता है। दुनिया में दो तरह की डेवलपमेंट थ्योरी है, एक ईस्ट की है और एक वेस्ट की है। जो वेस्ट की डेवलपमेंट थ्योरी है उसको एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट कहते हैं, केवल मनुष्य केंद्रित विकास। ये जो वेस्ट की थ्योरी है। और ईस्ट की थ्योरी में हम कहते हैं कि प्रकृति रक्षितः रक्षत। अगर आप प्रकृति की रक्षा करते हो तो प्रकृति आपकी रक्षा करती है। उसी के उदाहरण अभी गिरीश कुबेर जी ने भी अपने संबोधन में किस प्रकार से जहाँ कम वन सब्जियाँ उगती है तो हम उसको आगे बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। यह दुर्गादास जी उइके ने भी अपने विषय में कहा। एक बहुत सुंदर जापानी शब्द आता है ईशोफानी। ईशोफानी का अर्थ है वननेस विथ नेचर, नेचर के साथ एक स्वरूपता का भाव होना। और इसलिए जो डीडीए उइके जी कह रहे थे तो मैं यही सोच रहा था कि ये जो नेचर है दो तरह के लोगों को मिलके बनती है, एक लिविंग है और एक लिविंग बीइंग है। लिविंग बीइंग मतलब जिनको हम मनुष्य से लेके जितने भी स्पीशीज़ हैं हमारा इम्पैक्ट नेचर पे होता है, पर नेचर भी लिविंग है, वरना नेचर में से ज्वालामुखी नहीं आता, नदियाँ नहीं बहती, धाराएं नहीं होती। तो ये लिविंग और लिविंग बीइंग के साथ जो वननेस का भाव है उसी का सुंदर ईस्ट की थ्योरी में जापानी शब्द आता है ईशुफानी, या जिसको हम कहते हैं प्रकृति रक्षित रक्षता। लेकिन समस्या केवल इतनी होती तो इतना ज़्यादा सोचने की और ये कार्यशाला करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब पश्चिम में एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट हुआ तो जिस सिविलाइजेशन में हम लोग रह रहे हैं इसमें फिर ये लगने लगा कि भाई जितना भी हम विकास कर रहे हैं ये विकास में एक चीज़ है, जो नेचर पैदा करती है वो नेट जीरो होता है, जो इंसान पैदा करती है वो गार्बेज होता है। मेरी बात को बहुत अच्छे उदाहरण के साथ समझा दूँ। नेचर कोई भी फल पैदा करेगी, उसको पक्षी खाएगा, वो ज़मीन पे गिरेगा, ज़मीन में उसमें छोटे छोटे माइक्रोबायोलॉजी जीव हो जाएंगे, वो खाद बनेगा, खाद के बाद वो फॉसिल फ्यूल बनेगा। इंसान कुछ भी बनाएगा, चाहे प्लास्टिक बनाए चाहे कार बनाए, वो लास्ट में गार्बेज के रूप में परिवर्तित होगा, वो नेट जीरो नहीं होगा। तो नेट जीरो का सबसे बड़ा उदाहरण नेचर है, और नेचर के साथ जो हमारी जीवन पद्धति है वो हमारी जनजातीय समाज की जीवन पद्धति, उसमें आदर्श है। वहीं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ये कार्यशाला मुख्यतः 3 विषयों पर केंद्रित है। पहला विषय नीतिगत मुद्दों से संबंधित है, जिसमें फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वन नीति और जैव विविधता अधिनियम में प्रस्तावित बदलावों पर चर्चा की जा रही है। दूसरा विषय संस्थागत निर्माण और उनके विकास कार्यक्रमों से जुड़ा है। इसमें त्रिफेड सहित अन्य संबंधित योजनाओं को जोड़ा गया है। कार्यशाला का तीसरा और अंतिम भाग सफलता की कहानियों पर केंद्रित है, विशेष रूप से वन उपज के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ाने पर। तो दुनिया में जब ये सारा विषय होने लगा, लाइफ स्टाइल बदलने लगी, तो उनको लगा कि ये तो बहुत कार्बन एमिशन हो रहा है। तो फिर एक दूसरा कंसेप्ट वेस्ट में खड़ा हुआ था 201 साल पहले। उन्होंने कहा बायोसेंट्रिक डेवलपमेंट होना चाहिए, पर उनको लगा बायोसेंट्रिक डेवलपमेंट से भी बहुत खतरा हो रहा है। तो फिर तीसरा विषय उन्होंने खड़ा किया कि नहीं, डीप इकोलॉजिकल सेंस होना चाहिए, जिसको नॉर्वे के एक फिलोसोफर एंडन नेस ने डेवलप किया। और वेस्ट में भी एक थ्योरी चली कि नहीं, हमको नेचर के साथ रहना है। तो दुनिया में 3 कन्वेंशन आई, UNFCCC आई कि भाई जितना आप मॉडर्न में कार्बन एमिशन कर रहे हैं
इससे तो धरती का ही तापमान बढ़ रहा है। धरती का तापमान ऐसा होगा कि धरती रहने लायक नहीं रहेगी, तो फिर क्लाइमेट चेंज की कन्वेंशन आई। दूसरा फिर ये निकल कर के आया कि भाई ये डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट में कुल मिलाकर बायोडायवर्सिटी लॉस इतना हो जाएगा, क्योंकि अब तो सब प्रोडक्शन होता है, 1 मिनट में सब कुछ दवाई में बदल जाता है। तो इसको तो 1/3 दुनिया को तो प्रिजर्व और कंजर्व करके रखना होगा। तो एक नई इंटरनेशनल कन्वेंशन निकल के आई जिसको बायोडायवर्सिटी कॉप कहा। पर तीसरा ये कहा कि डेवलपमेंट के कारण भी जो धरती में उपज योग्य ज़मीन है, क्योंकि 1/3 धरती पे तो पानी है, रहोगे कहाँ पे, और जो बाकी बची हुई 1/3 है वो पहाड़ है, रेगिस्तान है, उसमें कहाँ रहोगे। बची हुई जो 1/3 है उसी में तो इंसान रहता है, और उसमें भी इंसान सबसे बेहतरीन ज़मीन पे इंसान ही जाके रुकता है, किसी और को नहीं रहने देता है। हमारी बस्तियाँ वहीं बसती है जो सबसे बेहतरीन ज़मीन होती है। लेकिन इतना ही हम नहीं छोड़ते, जो बच रही है ज़मीन उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, वाटर स्कैर्सिटी पैदा करते हैं, ज़मीन को सैलिनेशन की ओर लेके जाते हैं। तो फिर दुनिया में एक नई कन्वेंशन निकल के आई, UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर डेजर्टिफिकेशन। तो 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, बायोडायवर्सिटी लॉस, डेजर्टिफिकेशन और क्लाइमेट चेंज, धरती का तापमान बढ़ना। अब ऐसे में सभी समुदायों की सहभागिता कैसे हो और किसको आगे बढ़ाया जाए, तो इसलिए फिर ये तय है कि हमें नेचर को, फॉरेस्ट को प्रिजर्व और कंजर्व करना चाहिए। जो कम्युनिटी लगातार यहाँ पर रह रही है उनकी राइट्स की भी चिंता करनी चाहिए, और कम्युनिटी बेस्ड लिविंग को बढ़ाने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज शेयरिंग, ये सब बढ़ानी चाहिए। तो ये मिला जुला समस्या, ये एक जने की नहीं है, ये सबको समवेत रूप से चिंता करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि शहरों में आप कार्बन एमिशन करेंगे और कोई बैठ करके आपके पाप को धोने के लिए नेचर को बढ़ाएगा। एक बैलेंसिंग एटीट्यूड ओवरऑल सोसाइटी का चाहिए नेचर के प्रति, नेचर को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, और जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा दुनिया को जो नाम दिया है, लाइफ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। और मैं तो आजकल IITs और इनमें बच्चों में बात करने जाता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई जो नई टेक्निक है उसमें आप 7 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो। नंबर 1, सेव एनर्जी, क्योंकि एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसको इंसान नहीं बना सकता। किसी भी चीज़ से एनर्जी आए, यूरेनियम से एनर्जी आए, पानी से एनर्जी आए, विंड से एनर्जी आए, कोल से एनर्जी आए, लास्ट सोर्स नेचर ही होता है। तो पहला है सेव एनर्जी। दूसरा है सेव फूड। फूड हम कोई भी इंसान फैक्ट्री में नहीं बना सकता, फूड तो धरती देती है। कभी कोई फैक्ट्री अगर किसी को मिल जाए जहाँ से गेहूँ बनता हो, ब्रेड की हो सकती है गेहूँ से, लेकिन गेहूँ बनाने की नहीं हो सकती। गेहूँ धरती में से आएगा, चावल धरती में से आएगा। तो सेव एनर्जी, सेव फूड। तीसरा है सेव वाटर, क्योंकि वाटर जो है, और ख़ासकर पीने योग्य वाटर। और चौथा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हम कहीं भी जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, और अब तो जो जितने बड़े से बड़े, चाहे मैं तो सारे इंटीरियर इलाकों में भी देश में घूमता हूँ, वहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है। और जो उससे बड़ी चुनौती है वो है ई वेस्ट मैनेजमेंट। अब किसी की भी किचन ऐसी नहीं है जिसमें 40% इलेक्ट्रॉनिक सामान ना हो, मोबाइल ना हो। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट। और उससे भी जो बड़ी चुनौती है, छठी, वो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। और सातवीं, जो अभी गिरीश जी और DD उइके ने कहा है, हेल्दी लाइफ स्टाइल। और हेल्दी लाइफ स्टाइल में जो हमारे ट्राइबल हैं वो हमारे आदर्श उदाहरण हैं। तो आप जब तीनों चीज़ों की बात करोगे, आप पॉलिसी और लॉ की बात करोगे। भूपेंद्र यादव ने कहा कि डिजास्टर किसी को देखकर नहीं आता, इसलिए भारत ने कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल की है। इसीलिए उन्होंने चाहे ट्राइबल हो या नॉन ट्राइबल, आज सभी को मोबाइल, गाड़ी और डिजिटल एक्सेस चाहिए, यानी टेक्नोलॉजी सबके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। तीसरा, तकनीकी। अब कोई बिना तकनीकी के जी नहीं सकता है, चाहे ट्राइबल हो चाहे नॉन ट्राइबल। मोबाइल सबको चाहिए, डिजिटल कनेक्शन सबको चाहिए, गाड़ी सबको चाहिए, ट्रांसपोर्ट सबको चाहिए, लाइफ तो सबको चाहिए। एक्सेस टू एनर्जी हमको देनी है, इससे हम अलग नहीं रह सकते, अछूते नहीं रह सकते। लेकिन जिन इंडस्ट्रियों में ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है उनके लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन लेड IT करके सरकार ने चलाया है,
उसके बाद जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें बायोफ्यूल का बहुत महत्व है। एक इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनाया गया है और दुनिया भर में जहाँ बेस्ट फॉरेस्ट एरिया हैं वहाँ पर हमारी जो बिग कैट्स हैं उनके कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को भी बनाया गया है। ये क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का अर्थ ही यह है कि दुनिया के जितने भी विकासशील देश हैं जिसको ग्लोबल साउथ कहते हैं, ग्लोबल साउथ में ज़्यादातर ट्राइबल एरिया के ही सारे कंट्रीज़ हैं, ऐसे सारे ग्लोबल साउथ को भारत एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उपलब्ध हो। आज के जीवन की चुनौतियों को लोकल स्तर पे वोकल फॉर लोकल तो होना ही है, लेकिन वैश्विक अर्थों में नेतृत्वकारी भी बनना है। इसलिए आपकी ये जो कॉन्फ्रेंस है इस व्यापक परिप्रेक्ष्य को देखकर फ्यूचर की जो हमारी जनजाति समाज है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नेतृत्वकर्ता बने और नई टेक्नोलॉजी के साथ मिलते हुए भारत की जो मूल मान्यता है प्रकृति रक्षिता रक्षत उसको आगे बढ़ाने में एक सार्थक कदम सिद्ध होगी। ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कार्यशाला में 4 विषयों पर विचार मंथन किया जा रहा है। बाघों, चीतों, वनों में रहने वालों और वन आजीविका पर कार्यशाला का आयोजन। हमारे देश में लगातार टाइगर रिजर्व बढ़ रहे हैं। चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा की जाएगी। भोपाल में आयोजित कार्यशाला में विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों में वनों की भूमिका पर मंथन हुआ। कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह, महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया, केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, खरगोन सांसद गजेंद्र सिंह पटेल भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जनजातीय समुदाय और प्राकृतिक संरक्षण पर केंद्रित ऑडियो विजुअल्स की प्रस्तुति भी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।